वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। लर्नर्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड के लिए। यहाँ वो टॉपिक है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, या हिंदी में कह सकते हैं मस्तिष्क उद्वेलन व्यू रचना। इस टॉपिक को हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, पूरा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, मस्तिष्क हलचल या उद्वेलन का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क को उद्वेलित करना या उसमें उथल पुथल मचाना, विचारों की ऐसी आंधी लाना जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया के बारे में अनगिनत विचार तथा सोच के साथ उनकी अच्छाई बुराई, उचित अनुचित की परवाह किए बिना मस्तिष्क पर उभर आए। मतलब देखिए, शाब्दिक अर्थ आपको समझ आ गया कि मस्तिष्क में उथल पुथल मचाना या उसे उद्वेलित करना का मतलब ये है कि हमें बच्चों को ऐसे विचारों में फंसाना है कि बच्चे अपने मन में जो उस बारे में विचार उनके हैं, जो उनकी सोच है, वो कुछ भी सोचे बिना ये बताना उचित है, अनुचित है या कोई क्या सोचेगा, इस सब से निकलकर जो जो उनके दिमाग में चल रहा है इससे रिलेटेड वो बोल पड़े, वो एक्सप्रेस कर दें। तो ऐसी रचना है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। व्यू रचना के रूप में इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय A.F. ऑसबर्न को दिया जाता है। उन्होंने इसको अपनी रचना अप्लाइड इमेजिनेशन के द्वारा 1963 में सबके सामने रखा। उनके अनुसार इस व्यू रचना का उपयोग किसी परिस्थिति विशेष या समस्या समाधान के संदर्भ में समूह के सदस्यों के विचार जानने हेतु इस प्रकार किया जाता है कि उन्हें बिना रोक टोक के जो भी विचार या समाधान उनके मस्तिष्क में उस समय मंडरा रहे हों उन्हें व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता तथा इच्छित अवसर प्रदान कर दिए जाए। तो किसने दी थी ये विधि? ये दी थी A.F. ऑसबर्न ने। किस रचना में दी थी, किस बुक में दी थी? अप्लाइड इमेजिनेशन में। कब दी थी? 1963 में। और उन्होंने कहा था कि इसका यूज़ हम कब कर सकते हैं? किसी समस्या समाधान के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरी स्वतंत्रता देनी होगी और उन्हें इच्छित अवसर देने होंगे, जिसमें आप या तो अगर स्टूडेंट्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो उन्हें, या अगर किसी और समूह में ये चर्चा चल रही है तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता और ऐसे अवसर मिले जिससे वो उसे पूरा खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस व्यूह रचना में यह व्यूह रचना विशेष रूप से उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास, चिंतन स्तर के अधिगम, समस्या अधिगम अर्जन के प्रभावपूर्ण सहायक रूप से अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। देखिए, अब जब बच्चे इससे चर्चा करेंगे तो क्या होगा, एक अपना विचार रखेगा, दूसरा अपना विचार रखेगा, दोनों में चर्चा होगी, फिर लगेगा कि नहीं पहले वाले का व्यू सही नहीं जा रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले पर चर्चा की जाएगी, उसमें लगेगा कि नहीं इसमें भी ये कमी है, तीसरा अपने ही तरफ से जो उसके दिमाग में समाधान आएगा वो बताएगा। तो ऐसे करते 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 पूरा हर पहलू पर चर्चा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उनका ज्ञानात्मक पक्ष इतना स्ट्रांग हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, और इससे जो वो अधिगम अर्जन करेंगे या जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्थायी होगा, बिल्कुल भी टेम्परेरी नहीं होगा। बच्चे इसे बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे, इसलिए ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। आगे समझते हैं। इस व्यू रचना में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रता पूर्वक विचार, वार्तालाप, वाद विवाद करते हैं। शिक्षक सभी के विचारों को शाम तक पर लिखता है। इस प्रकार सभी छात्र अपने विचार व समाधान को मूल्यांकन की कसौटी पर रखते हैं। ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक बच्चे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, टीचर ने एज इट इज, उसे बोला नहीं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, या उसे ये नहीं कहा कि आपकी इसमें ये कमी है, एज इट इज बोर्ड पे लिख दिया। फिर दूसरे ने दिया, उसे भी एज इट इज बोर्ड पे लिख दिया। ऐसे करके सबके लिखते गए, और फिर जब हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो उन्हें उनमें से कोई एक कैंसिल हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि वर्षा कैसे होती है। ठीक, अब किसी बच्चे ने बोला कि भाई आसमान से होती है, टीचर ने ये नहीं बोला कि आसमान से कैसे होती है, डायरेक्ट लिख दिया आसमान से होती है। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि आसमान से तो होती है, लेकिन आसमान में इतना पानी आया कहाँ से, टीचर ने फिर से लिख दिया। फिर किसी और बच्चे ने, मान लेते हैं ऐसे बोला, बच्चे अपने अपने दिमाग से बोलते हैं, किसी का थोड़ा ज़्यादा माइंड शार्प होता है, किसी का कम होता है, तो मान लेते हैं किसी ने बोला कि ऊपर से कोई पानी फेंक रहा है। ठीक है, अब लिख दिया। फिर किसी चौथे बच्चे ने बोला अगर कोई फेंक रहा है तो वो खुद से क्यों नहीं गिर जाता। हाँ, तो भाई अगर वो खड़ा है तो गिर क्यों नहीं जाता, या अगर कोई ऊपर से पानी फेंक रहा है तो वो बीच बीच में रुक कैसे जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों होता है, पूरे फिर तो 12 के 12 महीने 2400 घंटे वो पानी बरसता रहना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कैंसिल हो गया। फिर किसी बच्चे ने बोला सर आपने तो पिछले चैप्टर में समझाया था कि वाष्पीकरण द्वारा पानी यहाँ से उड़ के ऊपर जाता है, उसका क्या हुआ, वो पानी कहाँ होता है। तो बच्चों को माइंड में क्लिक हुआ, हो सकता है ये वही पानी हो, है ना। तो इस तरह से पूरा जो है इस पर चर्चा हो गई और बच्चों को जो जो उनके दिमाग में डाउट थे वो खुद ही क्लियर होते चले गए
और वर्षा वाला जो कॉन्सेप्ट जो हम किताब से या थ्योरी से उनको रटवाने वाले थे और जो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए उन्हें याद रहने वाला था, अब उन्हें परमानेंटली याद हो चुका है, वो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं इस रचना का यूज़ क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। पहले विशेषताएं और लाभ पर चर्चा करते हैं। पहली विशेषता और लाभ इसका क्या है ये देखते हैं। विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वयं भाग लेकर अपने प्रयत्नों से समस्या का समाधान करते हैं, अतः रटे रटाए विचारों तथा हल को अध्यापक द्वारा उन पर नहीं थोपा जाता। ठीक, देखिए, क्योंकि बच्चा खुद से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है और फिर खुद ही उन्हें कैंसिल कर रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं, इस वजह से हुआ होगा। जब दूसरे की बात सुन के अपने भी तो बच्चा ध्यान देगा ना कि हमने तो ये बोला और बच्चा इसने ये बोला है, तो यानी इसकी बात ज़्यादा ठीक लग रही है, मेरे में कमी है, तो वो खुद ही कैंसिल कर देगा अपना विचार। उस पर कोई रटाना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट पूरी डेफिनेशन वगैरह रटा के बच्चों को बोर नहीं करना है, वो खुद से उस पर पूरा पार्ट ले रहा है, तो इसलिए उस पर कुछ थोपा नहीं जा रहा है, अपनी कोशिशों से सीख रहा है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर विधि है, बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को सोचने, विचारने, संश्लेषण में निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता को विकसित करने का भली भांति अवसर मिलता है, जिससे संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। ये तो इसका है ही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि इसमें सोचने विचारने की जो क्षमता है बच्चों में बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है, उससे संज्ञानात्मक पक्ष का उनका बहुत अच्छे से विकास होता है। विद्यार्थियों के सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक, अगला है, इसमें समूह के रूप में विचार विमर्श किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में सहकारिता, समूह भाव, सामाजिक गुणों का विकास होता है। देखिए, जब बच्चे किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब वो आपस में उन्हें इंटरेक्शन का पूरा मौका मिल रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा, बच्चों में दोस्ती होगी, समूह का भाव यानी ग्रुप वाली जो फीलिंग है वो आएगी कि हम इस ग्रुप का पार्ट है, हम इस समाज का हिस्सा है। समाज में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, तो ये वाली भावना जो है ये इससे बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है शुरू से ही बच्चों में। ठीक है, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जो बच्चे खुद से करके सीखते हैं, डिस्कस करके सीखते हैं, चर्चा करके सीखते हैं, वो ज्ञान स्थायी होता है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, अगर बच्चों को क्लास में खड़े होकर लेक्चर दें, बोर्ड पे लिखवा दें उनकी नोटबुक में कि याद करके आ जाना, वो ज़्यादा टाइम तक बच्चों को याद रहता है। या बच्चे अपने घर पे जो चर्चा करते हैं मम्मी पापा से, ऐसी नॉर्मली बात करते हैं अपने फ्रेंड से, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। डेफिनेटली जो बातचीत की उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, वो मूक दर्शक नहीं बने थे, उसमें बोले थे, बीच में अपनी राय रखी थी। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमें इसमें अप्लाई करना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो पाता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो लंबे समय तक रहता है और वो स्थायी होता है। ठीक, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। हाँ, ये बात है कि ये मेथड जो है ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों को आपको याद कराना है टेबल। अब टेबल आप किस तरह से याद कराएंगे इस विधि से? क्या चर्चा करेंगे बच्चे? ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं कर पाएंगे। आपको उन्हें अल्फ़ाबेट्स याद कराने हैं, आपको उन्हें स्पेलिंग याद कराना है, या आपको इमला या कुछ और कराना है। छोटे बच्चों को यही सब तो कराया जाता है, तो कैसे करेंगे बच्चे? नहीं कर पाएंगे। ये विधि थोड़ी सी वहाँ अनयूज़फुल हो जाती है। बच्चा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी राय रख सके, दूसरा जो बोल रहा है वो समझ सके, उसे गेन कर सके, और टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए कि उस पर राय रखने की जगह तो हो, वो इस लायक तो हो टॉपिक कि उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी बात रख सकें। छोटी कक्षाओं में क्या होता है, टॉपिक एक ऐसे होते ही नहीं है। तो अगला देखते हैं, ज्ञानात्मक भावात्मक पक्षों का विकास होता है। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष तो हमने अभी समझ लिया किस तरह से हो रहा है। अब भावात्मक पक्षों का विकास किस तरह से होता है? जब ग्रुप में बात कर रहे हैं तो दूसरा बच्चा कुछ बोल रहा है, पहले वाले को बात नहीं आ रही है कि ये सही नहीं लग रही है, तो वो फिर भी उसे आराम से बात करेगा, उसे लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। वो बोलेगा कि नहीं, ये नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है, कि या नहीं, हमें उस दिन टीचर ने ये नहीं ये समझाया था। तो उनकी भावनात्माओं का भी तो विकास हो रहा है, उनका भावनात्मक पक्ष भी तो विकसित हो रहा है। तो इससे दोनों का विकास होता है, ज्ञानात्मक पक्ष का भी, भावात्मक पक्ष का भी। नेक्स्ट देखते हैं, इससे विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक विचारने के लिए प्रेरित होते हैं। अब जब हम उन्हें किताबी ज्ञान दे रहे होते हैं, रटा रहे होते हैं, तो सोचने की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, ना ही वो सोचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनमें सोचने की, विचारने की क्षमता ही विकसित नहीं हो पाती है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसे बच्चों को बोलने का, समझने का, समझाने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए वो सोचने के लिए अच्छे से प्रेरित हो पाते हैं। अब इसकी सीमाएं समझते हैं। पिछली विधि में भी मैंने बोला कोई भी विधि परफेक्ट नहीं होती, सब में कमियां होती हैं। इसमें भी जो कमियां हैं उनको देखते हैं, वो क्या है। देखिए, इसमें समय अधिक लगता है। अब एक टॉपिक है, एक बच्चे ने उस पर अपना विचार रखा, टीचर ने उसको बोर्ड पर लिखा, दूसरे ने अपना विचार रखा, फिर उसको बोर्ड पर लिखा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबके विचार रखने होते हैं, और सबके विचार फिर सही भी नहीं होते टॉपिक को लेकर, तो उनमें से कुछ के कट भी होंगे। उस कट करने के लिए टीचर को उस तरह से बच्चों को मोड़ना पड़ेगा, उनके विचारों को घुमाना पड़ेगा, तो इस सब में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो इसमें समय अधिक लगता है, कि इसका एक बहुत ही बैकवर्ड पॉइंट है।
अगला देखते हैं, पिछड़े बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। देखिए पिछड़े बच्चे जो होते हैं, एक तो उनमें सोचने विचारने की क्षमता कंपैरेटिवली कम होती है, दूसरा वो अपनी बात भी अच्छे से नहीं रख पाते। अगर उनके दिमाग में कुछ आ भी रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो उसे बोल पाए, तो वो कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं होते इस सब में, तो उसका ज़्यादा लाभ भी उनको नहीं मिल पाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि समूह के सभी सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आगे ना आए। वही मैंने बोला, कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ नहीं होते। अब कुछ बच्चे तो अपनी बात अच्छे से रख लेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, जो नहीं रखेंगे उनका कहाँ विकास हुआ इस सब में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में ये विधि सक्षम सिद्ध ना हो। अब देखिए बच्चे हैं, हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे उस जो सही दिशा है उस और बढ़ ही ना पाए डिस्कशन में, वो सभी गलत गलत पॉइंट ऑफ व्यू ही लिखे, टीचर उन सबको बोर्ड पर लिख भी दे तो सही दिशा में उन्हें ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि निष्कर्ष पर पहुंच ही ना पाए, लेकिन ऐसा कम ही होता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज होती है इसकी भी। आगे बढ़ते हैं। सदस्यों के विचारों में मतभेदों से एक दूसरे में उलझन आ सकती है। अब बच्चों में थोड़ा सा ये भी तो हो सकता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तो दूसरे बच्चे को गुस्सा आ जाए कि नहीं मैं क्यों गलत कहता, तुम गलत कह रहे हो। तो इस तरह से बच्चों के जब विपरीत मतभेद एक दूसरे से टकराएंगे तो ये भी संभावनाएं यहाँ पे हो जाती हैं कि बच्चे आपस में उलझ भी सकते हैं, जो कि किसी तरह भी पॉजिटिव नहीं है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। सभी छात्र एक जैसी रुचि रखें, तत्परता दिखाएं, ये संभव नहीं है। इससे अपेक्षित लाभ मिलने में या उठाने में संदेह रहता है। जी हाँ, देखिए एक तो हो गया बच्चा एक्सप्रेस करना, लेकिन एक बात यह है कि वो इंटरेस्ट ही ना ले उस टॉपिक में, उसमें पार्ट लेने में, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है बात करने में, अपनी राय रखने में, तो फिर ये विधि किसी तरह भी यूजफुल नहीं कही जा सकती। हाँ, लेकिन ये किया जा सकता है कि बच्चों की रुचि अगर हम उसमें जगा दें, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट दिलाएं और वो अपने विचार रखें, तो इसके बेहतर परिणाम हमें मिल सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सजेस्ट कीजिए कि हम अपनी वीडियोज़ को और बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।